माधवगढ़ में राय साहब की कोठी में रजनीश उनके सामने सोफे पर बैठा हुआ है। राय साहब थोड़े परेशान दिख रहे हैं। वो राजमहल मेरे परदादा के जमाने से वीरान पड़ा है और उसके बारे में बहुत ही डरावनी अफवाहें फैली हुई हैं। क्या ये सब तुमको पता है? मैं सब जानता हूँ राय साहब, लेकिन फिर भी मैं आपके उस राजमहल को एक बड़े होटल में बनाकर आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। अगर ऐसा है तो तुम वहां जाने से पहले मुझे लिखित में दोगे कि तुम्हारे साथ अगर कुछ भी हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। आप फिक्र मत कीजिए राय साहब, मुझे कुछ नहीं होगा और वहां पर एक बड़ा होटल भी मैं बनाकर ही रहूंगा। राय साहब के समझाने के बावजूद रजनीश अपने 2 साथियों के साथ राजमहल जाने के लिए तैयार हो जाता है। इंजीनियरिंग के बाद ये उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट था और वो इसे हर हाल में पूरा करना चाहता था। शाम के 5 बजे रजनीश अपने 2 साथी ब्रिजेश और सचिन के साथ राजमहल पहुंचता है। वहाँ सिर्फ राय साहब का एक नौकर भीम था। माफ कीजिएगा, आप लोगों के स्वागत के लिए मैं गेट पर नहीं आ सका। यहाँ आने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, पर यहाँ के बारे में अफवाहें सुनकर रास्ते से ही भाग जाते हैं। कोई बात नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस महल में अनगिनत कमरे हैं, इसलिए आपको जो पसंद आए आप उसमें ठहर सकते हैं। शुक्रिया अंकल। क्या मुझसे पहले यहाँ कोई इंजीनियर नहीं आया? आए हैं, लेकिन रुकता कोई नहीं। फिलहाल आप खाने में क्या पसंद करेंगे बता दीजिए। यहाँ से मार्केट बहुत दूर है, इसलिए मुझे अभी अभी निकलना पड़ेगा। जो आपको सही लगे बना दीजिएगा अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, राजमहल वाला इलाका सुनसान होता चला जाता है। ऐसा लगता था कि रात के टाइम उसके आसपास कोई मंडराता भी नहीं था। रात को डिनर के लिए सब हॉल में साथ में बैठे हुए हैं। खाना खाने के बाद तुम लोग अपने हिसाब से जो भी कमरा सही लगे उसमें ठहर जाना, लेकिन किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? सर, हमें तो यहाँ बहुत दिन रुकना पड़ेगा। थोड़े दिन सभी कमरों में रह लेते हैं, कहकर ब्रिजेश हंसने लगता है। रजनीश डिनर करके एक कमरे में चला जाता है, लेकिन ब्रिजेश और सचिन का मन होता है कि वो महल की हर एक चीज को अच्छे से देखे, इसलिए वो महल में घूमने लगते हैं। वाह, जरा देखो तो कितना बड़ा दरवाजा है इस कमरे का। सोचो जरा, कमरा अंदर से कितना बड़ा होगा। तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स अपने आप जलने और बुझने लग जाती है और उनके पीछे एक डरावनी औरत खड़ी हुई नजर आती है। अंदर जाने की हिम्मत भी मत करना, वो भयानक आवाज में कहती है और फिर अचानक से लाइट ठीक हो जाती है। लाइट के जलते ही वो औरत गायब हो जाती है। ये तुम्हारी आवाज थी ना? नहीं, मेरी नहीं थी। तूने मुझे डराने के लिए ऐसी आवाज निकाली होगी। दोनों ये समझकर कि आवाज उन्हीं में से किसी एक की थी, आपस में बहस करते हैं। यार, मैं सच कह रहा हूँ, वो आवाज मेरी नहीं थी, लेकिन अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुझे चलना है तो चल, वरना मैं अकेले जा रहा हूँ। मैं तेरे इस तरह आवाज निकालने से नहीं डरता, मैं भी चल रहा हूँ, कहकर सचिन दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुल जाता है और वहाँ पर पुराने जमाने का एक बेड, श्रृंगार मेज और भी बहुत सी चीजें नजर आती हैं। ये देख, कितना बड़ा झूमर है। इतना बड़ा झूमर तो आजकल किसी करोड़पति के घर में भी देखने को नहीं मिलता। मैं तो कहता हूँ जब सर नहीं होंगे ना, इस झूमर को उतार कर चुपचाप बिकवा देंगे। सही कह रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, इसके बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। तभी उस झूमर की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है और वो हिलने लगता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन इससे पहले ही इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से चली जाती है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। एक डरावनी आवाज आती है, मैंने कहा था ना कि कमरे में घुसने की जुर्रत भी मत करना। एक डरावनी आवाज आती है और दोनों डर जाते हैं। सचिन को महसूस होता है कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया है। वो झटपटाता है, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाता। वो जमीन पर गिर जाता है तो उसको महसूस होता है कि कोई इसका हाथ पकड़कर वहाँ से घसीट कर लेकर जा रहा है। जब उसकी टांग चौखट से टकराती है तो उसको ये पता चलता है कि उसको दूसरे कमरे में ले जाया जा चुका है।
जब लाइट्स खुली तो उसने खुद को एक दूसरे कमरे में पाया। वो दीवार के सहारे जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सामने वही भयानक औरत खड़ी हुई थी। चंद्रावती के राजमहल को तुड़वाकर तुम लोग यहाँ कुछ और बनाओगे? इतना दुस्साहस! इतना कहकर चंद्रावती उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में देखने लगती है। सचिन थर थर कांपने लगता है। मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे जाने दो। अचानक से चंद्रावती भयानक आवाज में चिल्लाती है और उसकी गर्दन पकड़कर पूरी पीछे घुमा देती है। गर्दन टूटने की वजह से सचिन की मौत हो जाती है और चंद्रावती वहां से चली जाती है। दूसरे कमरे में भी जब लाइट्स जलती है तो ब्रिजेश देखता है कि सचिन वहां नहीं है। सचिन, अरे सचिन, कहाँ भाग गया डरपोक कहीं के? कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो अचानक से झूमर अपने आप घूमने लगता है। झूमर घूमता देख ब्रिजेश रुक जाता है और हैरानी से कहता है, ये कैसे हो सकता है? तभी झूमर बहुत जोर जोर से हिलने लगता है और अचानक से उसके ऊपर गिर जाता है। ब्रिजेश बहुत जोर से चिल्लाता है और झूमर के नीचे दब जाता है। बचाओ रजनीश सर, बचाओ! सचिन, कोई तो बचाओ! उसके सामने भी चंद्रावती आ जाती है, जिसको देखकर वो ज्यादा डर जाता है। क्या कह रहा था तू? इस झूमर को बेचकर पैसे कमाएगा? कहकर चंद्रावती छत से लटके उस तार को देखती है जो झूमर से कनेक्टेड था। उसके देखते ही उस तार से करंट निकलकर सीधा ब्रिजेश के ऊपर बिजली की तरह गिरता है। एक खौफनाक चीख के साथ ब्रिजेश भी दम तोड़ देता है। उसकी तेज चीख की आवाज दूर कमरे में सो रहे रजनीश के कानों तक पहुंचती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये तो ब्रिजेश की आवाज है। रजनीश बहुत तेजी से खड़ा होता है और कमरे से निकलकर ब्रिजेश को ढूंढने लगता है। जल्दी ही वो उस कमरे में पहुंच जाता है जहां ब्रिजेश झूमर के नीचे मरा पड़ा होता है। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? और सचिन कहाँ है? सचिन! कहकर वो वहां से सचिन को ढूंढने निकल पड़ता है और फिर सचिन को भी बुरी तरह मरा हुआ देखता है तो वो और भी डर जाता है। तभी उसको सामने चंद्रावती खड़ी नजर आती है। अब तू भी मरेगा। रजनीश उसे देखकर डर जाता है और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा, अब मैं क्या करूं? तभी उसको भीम का ख्याल आता है और वो उसके कमरे में जाता है। भीम उसको पहले से ही दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। भीम, यहाँ एक आत्मा है, मैंने उसे देखा है और ब्रिजेश और सचिन दोनों को मार दिया उसने। भीम बड़ी शांति से कहता है, वो आत्मा रानी चंद्रवती की है, वो इस राजमहल की मालकिन है। जल्दी से यहाँ बाहर निकालो वरना वो हम दोनों को जान से मार देगी। इतना सुनते ही भीम जोर जोर से हंसने लगता है। रजनीश बाबू, मुझे तो उसने उसी दिन मार दिया था जब मेरा यहाँ पहला दिन था। अब आपकी बारी है। भीम की आंखें तेज लाल होकर चमकने लगती है और ये देखकर रजनीश फिर से दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ चंद्रावती पहले से ही खड़ी होती है। जो इस राजमहल में एक बार आ गया उसकी यहाँ से सिर्फ लाश ही बाहर जाती है। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। चंद्रावती रजनीश की गर्दन पर एक जोरदार चाकू मारती है और उसकी गर्दन जमीन पर गिर जाती है। फिर उसका शरीर भी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। भीम और चंद्रावती दोनों खड़े होकर उसकी लाश को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये राजमहल सिर्फ चंद्रावती का था और चंद्रावती का ही रहेगा।